गुड इवनिंग, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस में। और आज की क्लास जो है सबसे बेहतरीन क्लास होने वाली है। आपके एग्ज़ाम में आए हुए बिल्कुल एज इट इज़ क्वेश्चन आपके इस मोबाइल स्क्रीन पर आपको नज़र आएंगे। फटाफट सभी लोग क्लास में जुड़ें और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमें भी आपके लिए कुछ ऐसा मोटिवेशन मिले जिससे हम आपके लिए इस तरह से क्वेश्चन आपके पास लाते रहें। सबसे पहले क्वेश्चन जो पूछा गया है तो जीके जीएस और करंट अफेयर्स से रिलेटेड अभी क्वेश्चन है। फिर इसके बाद हिंदी में क्या पूछा जा रहा है, मैथ में क्या पूछा जा रहा है, रीजनिंग में। और ये आपकी सभी शिफ्ट जितनी भी हुई हैं ना, ऑल शिफ्ट, ठीक है, 4 फरवरी, इनका सभी का निचोड़ है, ये समझ लीजिए आप और बेहतरीन तरीके से ध्यान दीजिए। पहले पूछा गया जो कथकली है, जिसको हम कथकली कहते हैं, किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य रूप है? तो भैया ये केरल राज्य का है, ठीक है। अगर इससे संबंधित कुछ पॉइंट्स की बात करें तो दिया गया है कि कथकली केरल का शास्त्रीय नृत्य है और कथकली नृत्य जो है वो संगीत और अभिनय का क्या है, मिश्रण है। और यह अतीत की कहानियाँ सुनाती है, खासकर भारतीय महाकवियों, और अपने प्रदर्शन की बारीकियों से दर्शकों को क्या कर देता है भाई, मुक्त कर देती है, मंत्र मुग्ध सॉरी कर देती है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में तो आगे अगला पॉइंट है कि नर्तक कहानियों की भूमिका राजाओं, देवताओं, राक्षसों आदि को विशेष श्रृंगार और वेशभूषा के साथ निभाते हैं। मतलब जो डांस करते हैं वो वेशभूषा पहन करके इस तरह से डांस करते हैं। गायक कथा सुनाते हैं और ताल वादक संगीत वाद्य यंत्र आदि बजाते हैं, ठीक है। तो ये तो था कथकली से रिलेटेड। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आज के शिफ्ट में कि निम्नलिखित में से प्रधानमंत्री रोजगार योजना, तो भैया प्रधानमंत्री रोजगार योजना जितनी भी हैं उनको आप एक बार पढ़ लीजिएगा ढूंढ के, ठीक है। किस वर्ष शुरू की गई थी? तो ये शुरू की गई थी 1993 में, ठीक है। अगला अगर हम बात करें तो भारत सरकार ने पूरे देश में रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए 1993 में प्रधानमंत्री रोजगार योजना, जिसको हम PMRY का नाम देते हैं, इसका शुभारंभ किया था। कब किया था? तो 1993 में किया था। शिक्षित बेरोजगार गरीबों द्वारा सूक्ष्म उद्यम स्थापित करके शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री रोजगार योजना PMRY को परिकल्पित किया गया। अगला क्वेश्चन पूछा गया था भाई कि गुरु MK सरोजा किस नृत्य से संबंधित हैं? जो गुरु MK सरोजा हैं वो यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि किस नृत्य से संबंधित हैं? तो भैया वो है भरतनाट्यम से, ठीक है। तो इसी से कुछ जुड़े हुए पॉइंट्स हैं, उनको देख लेते हैं। कह रहा है कि मद्रास ठीक है, कह रहा है मद्रास कादिरावेलु सरोजा एक भारतीय शास्त्रीय नृत्यांगना है जो मतलब डांस करती थी, ठीक है ना, जिन्हें भरतनाट्यम के शास्त्रीय नृत्य रूप में एक प्रतिपादक और एक शिक्षक के रूप में उनकी विशेषता के लिए या विशेषज्ञता के लिए जाना जाता है। भारत सरकार ने उन्हें कला और संस्कृति के क्षेत्र में उनकी सेवाओं के लिए 2011 में चौथे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित किया, ठीक है ना। अगर क्वेश्चन आपसे यहाँ पूछ लिया जाए कि भरतनाट्यम के लिए 2011 में किसे पुरस्कार किया गया था पद्मश्री से, तो हम उनके लिए क्या बताएंगे, मद्रास जो है कादिरावेलु सरोजा जी को, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था सार्वजनिक परीक्षा अनुचित साधनों की रोकथाम विधेयक 2024 के तहत पेपर लीक के दोषियों पर लगाए जाने वाला जुर्माना कितने रुपए तक का हो सकता है? तो वो है 1 करोड़ का, ठीक है भाई। और उनकी जो है जमीन जायदाद को कुर्क किया जाएगा, ऐसा इस जो है विधेयक में था, ठीक है ना। नेक्स्ट है कि माइकल फेराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज कब की? ये भाई आपके साइंस का प्रश्न है, ठीक है, साइंस का प्रश्न है। साइंस भी अच्छी खासी पूछी जा रही है, अच्छे अच्छे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो ये हुआ था 1831 ईस्वी में। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी में तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज फैराडे द्वारा की गई थी। 29 अगस्त 1931 को ब्रिटिश वैज्ञानिक माइकल फैराडे ने विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज की थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वह कौन सा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है? तो वो है भैया स्ट्रॉबेरी, ठीक है। कौन सा फल है? तो स्ट्रॉबेरी। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला, तो अगला है कि इसी में अगर हम बात करें स्ट्रॉबेरी की, तो स्ट्रॉबेरी एक ऐसा पौधा है जिसका फल ऊपर की तरफ बढ़ता है और स्ट्रॉबेरी के फल के बाहर खाने योग्य बीज होते हैं। स्ट्रॉबेरी के बारे में ज़्यादा जानकारी नीचे आपको दी गई है। स्ट्रॉबेरी एक पुंज फल है, यानी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा फल होते हैं। नेक्स्ट कह रहा है स्ट्रॉबेरी में विटामिन C, मैग्नीज और एंटीऑक्सीडेंट
फोलेट, पोटेशियम, मैग्नीशियम आदि कई तत्व पाए जाते हैं। अगला है कि संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, यूपीएससी के नाम से जानते हैं, किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 315 से 323 तक है। हम आपको एक जानकारी और ये बता दें कि अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में एक आधे प्रश्न जरूर पूछे जा रहे हैं, ठीक है। तो पढ़ के इन सबको जाइएगा, जिनका पेपर आज के बाद नेक्स्ट डे कभी भी पढ़े। संघ लोक सेवा आयोग, जिसको हम यूपीएससी के नाम से जानते हैं, भारतीय संविधान के भाग 14, ठीक है ना, के आर्टिकल 315 से 323 के तहत आता है। यह एक संवैधानिक निकाय है। अगला अगर हम बात करें इसी में, तो दिया गया है कि संघ लोक सेवा आयोग एक केंद्रीय भर्ती संस्था है जो केंद्रीय सेवाओं की अखिल भारतीय सेवाओं और समूह ए और बी की नियुक्ति और परीक्षा के लिए जिम्मेदार है। यूपीएससी का गठन 1 अक्टूबर 1926 को हुआ था। अगर गठन की बात की जाए तो कब हुआ था, 1 अक्टूबर 1926 को। अगला है कि अकबर और महाराणा प्रताप के युद्ध के बारे में आपको एक क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, ठीक है। तो जान लेते हैं थोड़ा सा इनके युद्ध के बारे में, कुछ इंपॉर्टेंट है। हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 को लड़ा गया था। यह मेवाड़ के राणा महाराणा प्रताप और मुगल सम्राट अकबर की सेनाओं के बीच लड़ा गया था। युद्ध का स्थल हल्दी घाटी में एक सकरा पहाड़ी दर्रा था, ठीक है ना, क्या था, एक सकरा पहाड़ी दर्रा था। नेक्स्ट, हाँ, अगला जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, हर शिफ्ट में से एग्जाम पूछा जा रहा है, जो कि आपका है क्या, पंचवर्षीय योजना, ठीक है ना, पंचवर्षीय योजना, इनसे संबंधित प्रश्न जरूर आप पढ़ के जाइएगा। तो कह रहा है तीसरी पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 की चुनौतियां क्या थीं, ठीक है। तो बात करें अगर हम तीसरी पंचवर्षीय योजना की चुनौतियों की, तो भैया तीसरी पंचवर्षीय योजना 1962 में भारत चीन युद्ध ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियां उजागर की, ठीक है ना। इसमें क्या हुआ था, भारत और चीन के बीच में युद्ध हुआ था। 1965-1966 में भारत पाकिस्तान का युद्ध हुआ था। 1966 में भीषण सूखा पड़ा था, ठीक है भाई। अगला अगर हम बात करें तो अगले में है 10वां नंबर क्वेश्चन है कि साल 2022 में महात्मा गांधी की कौन सी जयंती मनाई गई थी। अगर हम महात्मा गांधी की जयंती की बात करें तो वो 153वीं जयंती थी, ठीक है ना, 153वीं जयंती। तो अगर आपको महात्मा गांधी का जन्म पता है तो आप जयंती आप अपने आप से निकाल भी सकते हैं, ठीक है ना। तो नेक्स्ट है कि पहला एशियाई खेल कहाँ आयोजित किया गया था, तो भैया वो था हमारा नई दिल्ली जिसको हम कहते हैं। नेक्स्ट है कि पहले एशियाई खेल, इसी के पॉइंट है, मतलब हम पढ़ लेते हैं कि 4 मार्च से 11 मार्च 1951 तक नई दिल्ली में आयोजित किए गए थे। आगे अगर हम अगले क्वेश्चन की बात करें इसी में, तो अगला पॉइंट बनता है कि एशियाई खेलों में एशिया महाद्वीप के देशों के खिलाड़ी ही भाग लेते हैं। जो हमारे एशिया महाद्वीप के देश आते हैं वही केवल भाग लेते हैं। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 में क्या है, तो मौलिक अधिकारों का उल्लेख है भाग 3 में। अगला क्वेश्चन था तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी सुप्रीम कोर्ट की पहली महिला जज जिनका हाल ही में निधन हुआ, मतलब ऐसी पहली महिला जो जज भी थी और वो तमिलनाडु की राज्यपाल भी रह चुकी हैं। अगर हम उनकी बात करें तो वो है फातिमा बीबी। कौन भैया, फातिमा बीबी। देश की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज जस्टिस फातिमा बीबी का 96 ईयर यानी 96 साल की उम्र में निधन हो गया है। उन्होंने कोल्लम जिले के एक निजी अस्पताल में 23 नवंबर की सुबह अपनी अंतिम सांस ली। 1989 में वे सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बनी और 29 अप्रैल 1992 तक इस पद पर रहीं। रिटायरमेंट के बाद वे नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन की सदस्य भी रहीं, ठीक है। और आगे अगर इसी में जानकारी लें तो अगला है क्वेश्चन कि 14 नंबर 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का लिंगानुपात, इससे भी भाई एक क्वेश्चन आपका जरूर पूछा जा रहा है, तो प्रॉपर तैयारी करके जाइएगा। जातीय संघर्षों के कारण असम में किस साल की जनगणना नहीं हो पाई थी, तो वो थी 1981 की, ठीक है। अगर हम बात करें कि लिंगानुपात, तो वो 943 का है लिंगानुपात, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला दिया है साल 2011 की जनगणना के मुताबिक, ठीक है। नीचे देखिए सबसे पॉइंट ये दिया है कि साल 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत का जो लिंगानुपात है वो 943 था। इसका मतलब कि हर 1000 के पीछे 943 महिलाएं, ठीक है ना, 1000 पुरुष के पीछे, ऐसे समझ सकते हैं। 1000 पुरुष में 943 महिलाएं थीं 2011 के अनुसार।
साल 2011 में बाल लिंगानुपात 919 था, यानी 1000 पुरुषों में 919 महिलाएं। अशोक के अधिकांश शिलालेख किस भाषा में लिखे गए थे? तो वो थे प्राकृत भाषा में। ठीक है, आगे देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि एटीएम जो है वो किस क्षेत्र में आता है? तो भैया जो हमारे क्षेत्र हैं, प्रथम क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र और तृतीय क्षेत्र, तो इनको मतलब प्राथमिक क्षेत्र है ना, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र, ये पढ़ लीजिएगा। तो जो एटीएम है, जिसको हम ऑटोमेटिक टेलर मशीन कहते हैं, वो हमारे किस में आता है? तो टेलर मशीन जो है वो हमारी आती है तृतीय क्षेत्र में। MS स्वामीनाथन की मृत्यु कब हुई थी? तो वो हुई थी 28 सितंबर 2023 को। आगे अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया था साइंस में कि भैया मेंडलीफ की आवर्त सारणी किस पर आधारित थी? तो वो परमाणु भार पर आधारित थी, एटॉमिक वेट। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत कब आया? तो ये भी हमारा किस में है? आवर्त सारणी में ही क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। डोबेराइनर का त्रिक सिद्धांत ये कब आया था? तो 1817 में आया था। डोबेराइनर का त्रिक नियम जो है 1817 में दिया गया था। जर्मन रसायनज्ञ जोहान वोल्फगैंग डोबेराइनर ने इस नियम को दिया था। ठीक है, अगला है उत्कर्ष गैस। उत्कर्ष की जगह हम यहाँ पर ध्यान देंगे, थोड़ा सा गलत लिखा है, उत्कृष्ट है। ठीक है ना, कैसी है? उत्कृष्ट। आर्गन, नियोन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, ठीक है ना, ये हमारी उत्कृष्ट गैसें होती हैं। किस समूह में रखी गई हैं? तो 18 में रखी गई। उत्कृष्ट गैसें आवर्त सारणी में समूह 18 में रखी जाती हैं। इन गैसों को नोबल गैस भी कहा जाता है। उत्कृष्ट गैसें कैसी होती हैं भाई? रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन। और ये कैसी होती हैं? स्थिर होती हैं, है ना, और शायद ही कभी किसी दूसरे तत्व के साथ प्रतिक्रिया करती हैं, यानी अभिक्रिया करती हैं। सरकार के कितने अंग हैं? तो भैया वो हैं 3 अंग। कौन कौन से? विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका। ठीक है। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार के सभी स्तरों पर ये 3 अंग होते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है कि 2024 में प्रवासी भारतीय दिवस की कौन सी स्वर्ण जयंती मनाई गई? तो वो थी 25वीं स्वर्ण जयंती। अगर आप प्रवासी भारतीय दिवस के बारे में जानते हैं तो आप इसको भी निकाल सकते हैं, जयंती को भी। भारत की आज़ादी के समय इंग्लैंड के प्रधानमंत्री कौन थे? तो वो थे क्लीमेंट एटली। कौन थे भैया? क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगला क्वेश्चन है इसी में कि 20 फरवरी 1947 को इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली ने घोषणा की। क्या? ब्रिटिश सरकार 30 जून 1948 तक ब्रिटिश भारत को पूर्ण स्वशासन प्रदान करेगी। ठीक है, ये तो था पिछले क्वेश्चन का। नेक्स्ट अगर हम बात करें तमिलनाडु से नृत्य, ठीक है, एरिया की कौन सा नृत्य कहाँ है, मतलब ये पूछा जा रहा है आपसे, है ना। वो आपको पढ़ना है कि ऐसे ऐसे एरिया आपको पढ़ने हैं जहाँ आपके कौन से नृत्य कहाँ पर होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है? आपसे ये क्वेश्चन एक पूछा गया था, तो वो है भरतनाट्यम। कौन सा है भैया? भरतनाट्यम। अगला है कि भरतनाट्यम नृत्य तमिलनाडु राज्य से संबंधित है, या भारत में शास्त्रीय नृत्य का सबसे पुराना रूप है, या प्राचीन काल दक्षिण भारत के मंदिरों और दरबारों में चलती रही। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला क्वेश्चन है, अगला है कि सोवाना नारायण का संबंध भारत के किस शास्त्रीय नृत्य से है? तो वो है कथक। इसको हम कथक भी कहते हैं, ठीक है, बोलचाल की भाषा में। तो जो शोभना नारायण एक भारतीय कथक नर्तक और भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा सेवा की एक करियर अधिकारी भी हैं। ठीक है भाई, और वह भारत और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कथक का प्रतिनिधित्व करती हैं और उन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया है। कथक की शुरुआत सामान्य रूप से उत्तर भारत के प्रारंभिक भाग में कथक या कथाकार के रूप में जाना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर नंबर डालना शायद हम भूल गए हैं। लिखा हुआ है पारुल परमार किस खेल से संबंधित है? तो उसके लिए देखिए आंसर दिया हुआ है कि भाई जो पारुल परमार है वो किससे संबंधित है? बैडमिंटन से। ठीक है, और ये भारतीय पैरा बैडमिंटन खिलाड़ी हैं और भारत के लिए इन्होंने कई अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं को जीता है और इसमें स्वर्ण पदक भी इन्होंने जीते। नेक्स्ट है कि समय सीमा से 1 वर्ष पहले किस पंचवर्षीय योजना को बंद कर दिया गया था? ठीक है, तो वो है 5वीं पंचवर्षीय योजना, जिसको समय सीमा से पहले ही बंद कर दिया गया था। जान लेते हैं समय सीमाओं के बारे में थोड़ा सा। समय सीमा से 1 साल पहले 5वीं पंचवर्षीय योजना को खारिज कर दिया गया था। यह योजना साल 1974 से लेकर 1978 के लिए थी,
लेकिन साल 1978 में मोरारजी देसाई सरकार ने इस योजना को खारिज कर दिया था। जब 24 मई 1977 को मोरारजी देसाई भारत के पहले जनता प्रधानमंत्री बने थे। ठीक है, अगला है भाई, कलिंग नृत्य महोत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो जो कलिंग नृत्य महोत्सव है वो हमारा ओडिशा से संबंधित है और यह ओडिशा का पारंपरिक नृत्य शैलियों में से एक है। इसका संबंध प्राचीन कलिंग साम्राज्य से जोड़ा जाता है और यह नृत्य अक्सर युद्ध की गाथाओं, ऐतिहासिक घटनाओं और पौराणिक कथाओं को दर्शाने के लिए किया जाता है। अगला है इसी में पॉइंट कि ओडिशा के अन्य प्रसिद्ध नृत्य रूपों में ओडिसी नृत्य, गोटीपुआ और महारी नृत्य भी शामिल है। अगला क्वेश्चन फिर देखिए, पंचवर्षीय योजना से पूछा गया। ये जितने भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं ये सभी हमारे तीनों शिफ्टों से हैं। ठीक है ना, ऑल शिफ्ट का है ये, तो सभी लोग ये कोई ना सोचे कि भाई एक शिफ्ट का है और ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप इनको बिल्कुल तैयार करके जाइए, ध्यान से समझ के जाइए कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर किसी प्रकार से नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। करें किस पंचवर्षीय योजना में कितना गैप किया गया था? तो 1966 से 1969 तीसरी योजना के बाद 3 साल तक वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। नेक्स्ट है 1978 से 1980 जनता पार्टी सरकार ने पंचवर्षीय योजना रोक दी और वार्षिक योजनाएं चालू की। 1990 से 1992 में 7वीं योजना के बाद 2 साल तक वार्षिक योजनाएं चलाई गईं। नेक्स्ट है कि तेलंगाना के नए राज्यपाल का नाम क्या है? तो वो है जिष्णु देव वर्मा। जिष्णु ना कि विष्णु, ठीक है। जिष्णु देव वर्मा जो है इनका जन्म 15 अगस्त 1957 को, ये एक भारतीय राजनीतिज्ञ हैं और 31 जुलाई 2024 से तेलंगाना के तीसरे और वर्तमान राज्यपाल के रूप में कार्यरत हैं और यह त्रिपुरा से हैं और इससे पहले 2018 से 2023 तक दूसरे उप मुख्यमंत्री के रूप में कार्य कर चुके हैं। अगला है 30 नंबर, एथलीट पैरालंपिक से एक प्रश्न आपका पूछा जा रहा है। ठीक है, तो प्रश्न कैसे बन सकते हैं पैरालंपिक से? पैरालंपिक से खेलों से जुड़े कुछ सवाल और उनके जवाब यहाँ पर आपको दिए गए। ठीक है, इनकी शुरुआत 1948 में हुई थी। इसका प्रतीक अर्धचंद्र है, ठीक है ना। और इसके बाद इसका आदर्श वाक्य है स्पिरिट इन मोशन। और पैरालंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट मुरलीकांत पेटकर थे। पैरालंपिक में 2 स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले खिलाड़ी देवेंद्र झाझरिया हैं। नेक्स्ट फिर पंचवर्षीय योजना से आपका है कि पंचवर्षीय योजना का संबंध किससे था? ठीक है, तो बात करते हैं अगर हम, तो भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से। पंचवर्षीय योजना 5 ईयर प्लान जिसको हम कहते हैं, इनका संबंध भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास से था। इसे सोवियत संघ की योजना प्रणाली से प्रेरित होकर अपनाया गया था। अगला है 32 नंबर में कि निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में लोक रंग उत्सव मनाया जाता है? तो वो है हमारा एमपी, मध्य प्रदेश। और एमपी के स्वयं मुख्यमंत्री कौन है? तो वो है हमारे भैया कौन? तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा और हमारे यादव जी हैं वो कौन है आप जरूर बताएं। ठीक है। अगला है इसी में कि मध्य प्रदेश में लोक रंग उत्सव मनाया गया। लोक रंग महोत्सव हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन 33 नंबर में है कि लोकसभा को भंग करने की शक्ति किसके पास होती है? तो वो होती है राष्ट्रपति के पास। ठीक है, भारत के संविधान 85(2)(b) के अनुसार भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की अंतिम शक्ति है। अगला है कि नृत्य के लिए भारत रत्न किसे मिला है? तो अब तक किसी भी नृत्यांगना को भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। संविधान से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, आप उनको भी पढ़ के जाएं। कुछ सवाल आपके पास हैं उनको हम यहाँ पर ला चुके हैं क्योंकि एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं मिल पाया है। ठीक है ना, कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके बारे में पता तो चला है लेकिन एग्जैक्ट क्वेश्चन ना मिल पाने के कारण आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पर दिया गया है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब अंगीकृत किया गया? तो 26 नवंबर 1949 को। आगे अगर हम जाने तो इसके अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। पहली बैठक कब हुई थी? तो 9 दिसंबर 1946 को। देखिए अगला फिर प्रथम पंचवर्षीय योजना यानी पंचवर्षीय योजनाओं के क्वेश्चन काफ़ी पूछे जा रहे हैं। किस पर आधारित थी? तो वो थी हैरोल्ड डोमर मॉडल पर। ठीक है, हैरोल्ड डोमर मॉडल। नेक्स्ट है भारत में तीसरी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो स्वतंत्र अर्थव्यवस्था। अगला है रुद्रदामन का जूनागढ़ अभिलेख कहाँ स्थित है? तो गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें इसी के बारे में तो दिया गया है भाई कि रुद्रदामन का जूनागढ़ शिलालेख
गुजरात के जूनागढ़ के पास गिरनार पहाड़ी पर स्थित है। यह शिलालेख पश्चिमी क्षत्रप राजा रुद्रदामन प्रथम ने बनवाया था। क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसने बनवाया था, तो हम कहेंगे भाई रुद्रदामन, ठीक है ना, और वो भी प्रथम ने। राज्यपाल की नियुक्ति से संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं आपके एग्जाम में। राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति। राज्यपाल की नियुक्ति किस अनुच्छेद में है, तो अनुच्छेद 155 में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राज्यपाल के रूप में किसी व्यक्ति की नियुक्ति के लिए योग्यताएं क्या होनी चाहिए, तो कोई व्यक्ति राज्यपाल नियुक्त होने का पात्र तभी होगा जब वह भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, ठीक है। इंद्रधनुष क्रांति किससे संबंधित है, तो कृषि उद्योग से संबंधित है। हाँ, एक चीज़ और आप यहाँ पर समझ लिए, क्रांतियों से आप जरूर पढ़ के जाइए। एक क्वेश्चन क्रांति से जरूर पूछा जाएगा, वो चाहे श्वेत क्रांति हो, ठीक है ना, हरित क्रांति हो, जो भी है आपकी, ये सभी आप पढ़ के जाइए, ठीक है। तो इंद्रधनुष क्रांति कृषि उद्योग से संबंधित है। यह फसल की खेती, बागवानी, वानिकी, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन, पशुपालन का एकीकृत विकास है। इसमें अन्य सभी कृषि क्रांतियों का एकीकरण शामिल है। ये है हरित क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति आदि, ठीक है। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना के मुताबिक सर्वाधिक वृद्धि दर किस राज्य में थी, तो भैया 2011 की जनगणना, ये देखिए आप यहाँ से तीसरा क्वेश्चन आज की शिफ्ट में देख रहे हैं और तीनों शिफ्टों में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो सबसे अगर हम वृद्धि दर की बात करें तो कहाँ थी वो, मेघालय में थी। अब इसी से संबंधित कुछ प्रश्न भी हैं। साल 2011 की जनगणना के मुताबिक मेघालय में 10 की जनसंख्या वृद्धि दर सबसे ज़्यादा थी। मेघालय से 2001 से 2011 के बीच जनसंख्या 27.82% बढ़ी थी। वहीं नागालैंड में जनसंख्या सबसे कम वृद्धि हुई थी। नागालैंड में ऋणात्मक वृद्धि हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन है तमिलनाडु के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन है, तो वो है MK स्टैलिन जी, ठीक है। अगला है कि कौन सा जल निकाय भारत को पश्चिम से घेरता है, तो भैया पश्चिम से घेरने वाला जो जल निकाय है वो है हमारा अरब सागर। क्या है, अरब सागर। भारत को पश्चिम से अरब सागर घेरता है, उत्तर से हिंद महासागर। भारत को घेरने वाले अन्य जल निकाय कौन से हैं, तो दक्षिण में हिंद महासागर, ठीक है, पूर्व में बंगाल की खाड़ी। अगर हम बात करें पश्चिमी तट पर बंदरगाह, तो कांडला, मंझगांव, JLN बंदरगाह, नोहावा सेव, ठीक है, मरमगांव, मंगलौर और कोची, ये हमारे बंदरगाह हैं। अगला क्वेश्चन है 1968 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित होने वाली नर्तकियों में से कौन सी एक भारतीय अभिनेत्री भी थी, तो वो जिन्हें 1968 में, एक क्वेश्चन और इसी से पूछा जा सकता है कि 1968 में किसे पद्मश्री से सम्मानित किया गया, वो थी बैजंती माला, ठीक है। तो ये भारतीय अभिनेत्री, नर्तकी और गायिका हैं और उन्हें पद्मश्री कब दिया गया था, 1968, और 2011 में पद्म भूषण, ठीक है, इससे सम्मानित किया गया था। अगला है 45 नंबर, बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई और चौड़ाई कितनी होती है, तो लंबाई 28 मीटर यानी 94 फीट, चौड़ाई 15 मीटर यानी 50 फीट होती है। बात करें बास्केटबॉल कोर्ट की, तो भैया लंबाई आपके पास दी गई है 28 मीटर, 15 मीटर चौड़ाई, जो NBA के मानक के अनुसार है, ठीक है। NBA अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मानक जो लंबाई है 26 मीटर और चौड़ाई 14 मीटर होती है, ठीक है। अगला अगर हम बात करें 46 में कि फिट इंडिया आंदोलन का उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसका उद्घाटन किया गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 अगस्त 2019 को पूरे देश में फिट इंडिया अभियान की शुरुआत की थी। अगर आगे हम बात करें तो फिट रहने की आवश्यकता पर जोर देते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि स्वस्थ भारत उनका लक्ष्य है और लोगों की जीवन शैली पर सख्त नियंत्रण रखने का आह्वान किया। अगला क्वेश्चन है भरतनाट्यम। देखिए नृत्यों से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, ठीक है, तो आप ये पढ़ के जरूर जाए, वादक वगैरह पढ़ के जाइए, ठीक है ना, जो हमारे तबला वादक, गिटार वादक वगैरह जो भी हैं, ठीक है। तो भरतनाट्यम हमारा तमिलनाडु से है और यह तमिलनाडु का कैसा है, तो शास्त्रीय नृत्य है और सबसे पुराना भारतीय शास्त्रीय नृत्य है ये, ठीक है। इसकी उत्पत्ति सैकड़ों साल पहले तमिलनाडु राज्य में हुई थी। यह नृत्य रूप दक्षिण भारत के धार्मिक विषयों और आध्यात्मिक विचारों को क्या करता है, व्यक्त करता है। 48 नंबर में R वेंकट राव किससे संबंधित हैं, तो जो R वेंकट राव हमारे हैं वो हैं भारतीय प्रशासक और राजनेता, ठीक है ना, क्या है, भारतीय प्रशासक और राजनेता। अगला क्वेश्चन है म्यांमार की आधिकारिक भाषा क्या है, तो वो है बर्मी, क्योंकि इसकी राजधानी वर्मा है, तो वर्मा से हम समझ सकते हैं बर्मी, ठीक है भाई,
याद रखने योग्य है। निम्नलिखित में से किस देश की भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है? तो वो है हमारा श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका के साथ में भारत की कोई अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं है। मालदीव और भारत के साथ समुद्री सीमा साझा करता है। श्री जयवर्धनपुरा श्रीलंका की क्या है? राजधानी भी है। अगला 51 में है, राज्यपाल के पास राज्य की कौन सी शक्ति नहीं होती है? तो वो अगर हम बात करें तो सैन्य और राजनयिक शक्तियां जो होती हैं वो राज्यपाल के पास नहीं होती। मौर्य काल से संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, कि जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन है मौर्य वंश के संस्थापक कौन थे? तो चंद्रगुप्त मौर्य थे। मौर्य वंश के सबसे महान शासक कौन थे? वो थे सम्राट अशोक थे। मतलब ऐसे कुछ प्रश्न बन सकते हैं। मौर्य वंश के दूसरे शासक कौन थे? वो थे बिंदुसार। मौर्य वंश के अंतिम शासक कौन थे? वो थे बृहद्रथ। ठीक है ना। अगले की बात करें, मौर्य साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 322 ईसा पूर्व। मौर्य साम्राज्य कहाँ तक फैला है? बक्सु घाटी से लेकर कावेरी डेल्टा तक फैला है। अगले अगर हम बात करें क्वेश्चन की 53 नंबर में है, नीति आयोग की रिपोर्ट के मुताबिक किस राज्य में बहुआयामी गरीबी कम करने में सबसे ज़्यादा काम हुआ है? वो है उत्तर प्रदेश। ठीक है। अगला 54 है, बसंत पंचमी किस राज्य में मनाई जाती है? तो भैया बसंत पंचमी अब तो फिलहाल धीरे धीरे सब जगह मनाई जाने लगी है, लेकिन सबसे ज़्यादा अगर हम बात करें तो हरियाणा और पंजाब में। हरियाणा और पंजाब में बसंत पंचमी का पर्व बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। पंजाब में खासकर बसंत पंचमी मेले का आयोजन किया जाता है, जहाँ लोग पीले कपड़े पहनकर मंदिर गुरुद्वारों में आदि में जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आपके जीके जीएस से रिलेटेड जितने भी हमको क्वेश्चन पता चल पाए वो हम आप तक पहुँचा दिए हमने। ठीक है, तो आप लोगों के द्वारा ही बताए जाने वाले ये क्वेश्चन है। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल आपके का लिंक आपके डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जिन भी बच्चों का जिस दिन एग्ज़ाम हो आप उस पर अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं। बात करते हैं अब हिंदी में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। हिंदी में जैसे मान लेते हैं क्वेश्चन पूछा गया, हर्ष का विलोम क्या है? तो वो है विषाद। कमल का पर्यायवाची, तो भैया वो होता है पंकज, सरोज, जलज, नीरज, तामरस, अंबुज, अरविंद, नलिन, उत्पलन, पुंडरीक। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो खेद होना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो किसी अपराध या त्रुटि पर होने वाला दुख या पश्चाताप। विष्णु का पर्यायवाची, नारायण, माधव, दामोदर, गोविंद, केशव, चक्रपाणि, जनार्दन, मुकुंद, कमलाकांत, लक्ष्मीपति। कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो कान भरना का मतलब है किसी के मन में किसी के लिए गलत बात कहना है, जिसको हम कहते हैं चुगली करना। उल्लू सीधा करना का मुहावरे का क्या अर्थ है? अपना काम निकालना या स्वार्थ सिद्ध करना। उन्नति का विलोम अवनति। ठीक है, इसके बाद अगला है दुराग्रह का विलोम शब्द क्या है? तो ठीक है, इसका आपको बताना है, ये आप कमेंट करेंगे। कान भरना मुहावरे का अर्थ अभी बताया हमने, चुगली करना। ठीक है ना। नेक्स्ट अगर हम बात करें अगला उन्नति का, तो अवनति, ये देखिए दो बार इसलिए लिखा है क्योंकि अलग अलग शिफ्ट में पूछा गया है। जादू टोना कौन से वेद से संबंधित है? ठीक है ना, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा गया। जो क्वेश्चन के आंसर नहीं है वो आपको बताने हैं। हाथ का मैल होना मतलब बेकार हम कह सकते हैं इस तरीके से, मुहावरे का अर्थ भी आपको बताना है। ठीक है, जो किसी से संबंध नहीं रखता है उसे क्या बोलते हैं? ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया। गद्यांश से 5 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। अगर हम बात करें बहुवचन, तो बहुवचन से भी आपके एग्जाम में 2 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। ठीक है ना। वाक्य शुद्धि का 1 प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जा रहा है। मुहावरे 1 से 2 मुहावरे आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। पर्यायजंबल आ रहा है, विलोम शब्द 4 पूछे जा रहे हैं। तत्सम तद्भव भी आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। बात करते हैं अब मैथ की। मैथ में क्षेत्र मिति, प्रतिशत, लाभ हानि, SI CI। ठीक है ना। इसके बाद औसत, ज्यामिति, DI, नंबर सिस्टम, LCM SCF, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, पाइप एंड सिस्टर, ट्रेन, एज, टाइम एंड वर्क। ठीक है, बात करें रीजनिंग की, ब्लड रिलेशन, नंबर सीरीज, वेन डायग्राम, एनालॉजी। इसके बाद आपका डाइस, मैथमेटिकल ऑपरेशन, सिलोजिज्म, कोडिंग डिकोडिंग, मिरर इमेज, काउंटिंग फिगर सीरीज, वर्ड फॉर्मेशन, और इसके बाद आपका सिमिलर सेट। ये आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। ठीक है, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत आभार। और अगर आप हमारे चैनल पर किसी भी प्रकार से नए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलें। ठीक है, तो मिलते हैं कल अगले एग्ज़ाम के लिए। तब तक के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।